आप सभी भारतवासियों को मेरा प्रणाम। मैं कौशिक आज एक और नए विषय में आपसे चर्चा करूंगा। और आपको तो पता ही है, मेरा जितना भी विषय होता है सभी देश हित के लिए होता है। और आज का जो विषय है वो आज हमारे भारत में जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आज का विषय क्या है देख लीजिए। आज का विषय है हम लोगों का जातिवाद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कास्टिज्म। ठीक है, जातिवाद। देखिए जातिवाद आजकल जो आप देख रहे होंगे भारत में जो इलेक्शन चल रहा है इसमें जातिवाद आजकल नेताओं का मुख्य मुद्दा बन गया है। जहां पर नेता क्या कर रहे हैं, जातिवाद के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं और उसको अपना वोट बैंक बना रहे हैं। जातिवाद के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं और इसके कारण क्या कर रहे हैं, लोगों में आपसी मतभेद हो रही है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, लोग आपस में झगड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही गंदा है। भारत देश के लिए बहुत ही बुरी बात है। भारत देश को नीचे स्तर पर ले जाने का काम कर रही है। पर नेताओं को इससे कोई मतलब नहीं है। नेता को तो बस अपना काम निकालना है, बाकी अपना जनता समझे जो हो रहा होने दो। यही कारण है नेताओं लोगों का। तो देखिए जातिवाद, जातिवाद का क्या डेफिनेशन है। देखिए जातिवाद तो जैसा कि आपको पता है, जातिवाद तब होता है जब किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति या जातीयता के कारण बदतर व्यवहार किया जाता है। जातिवाद तब होता है जब किसी व्यक्ति को उसके जाति के लिए उसको बदतर अवस्था में उसको लाया जाता है, उसको बहुत ही तुच्छ समझा जाता है, उसको बहुत ही घिनौना समझा जाता है, उसके साथ उसको समाज से वंचित किया जाता है, बहिष्कृत किया जाता है, साथ ही साथ उसको परेशान किया जाता है, धमकाया जाता है, अब उसके बाद अपमानित किया जाता है, उसे जातिवाद कहा जाता है। हर चीज़ का जो जितना भी प्रकार का जो उसको दुख दर्द होता है जीवन में सब कुछ दिया जाता है, उसको एक तुच्छ कीड़े की समान माना जाता है, उसे कहते हैं जातिवाद। और आपको पता होना चाहिए जातिवाद जो है भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर इसे नहीं मिटाया गया तो देश की उन्नति कभी नहीं होगी। इसे मिटाना बहुत आवश्यक है। आजकल जातिवाद जो है हमारे संविधान के अनुसार जातिवाद एक गैर कानूनन है। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ जातिवाद करता है, उसको अगर अपने जाति के प्रति अगर उसको अवहेलना करता है, उसको तुच्छ समझा जाता है, तो उसके प्रति हमारे अनुच्छेद में अनुच्छेद 17 के तहत उसे उत्कृष्ट किया जाता है और उसे कानूनन अपराध किया जाता है, जिसमें 100 से लेकर 500 रुपये तक की जुर्माना और साथ ही साथ 6 महीने तक की आपको कारावास की सजा दी गई है। इसी संविधान के तहत इसमें दी गई है, जिसमें हम जैसा कि बताया अनुच्छेद 17 में दिया गया है, जिसमें जातिवाद को पूरी तरह से हटा दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति अगर जातिवाद करते हुए अगर किसी भी जाति के प्रति अगर हम लोग उसको अवहेलना करते हुए पकड़े जाते हैं तो उसके लिए हमारे कानून के तहत हमें 100 से लेकर के 500 रुपये तक की जुर्माना और साथ ही साथ 6 महीने तक की कारावास की सजा उसमें लिखी हुई है। यह हमारा संविधान कहता है। लेकिन संविधान को मानता कौन है? क्या हमारे नेताओं को संविधान के बारे में पता है? क्या संविधान क्या है, संविधान कब पारित हुआ, संविधान बनाने के पीछे में कितने सदस्यों का भाग है, संविधान को बनाया कितने दिन को समय लगा बनने में, कुछ नहीं पता है उनको। कानून जो कानून के लिए आए हैं, कानून की सेवा करने आए हैं, उनको कानून का क तक नहीं पता है। ऐसे लोगों को हम लोग देश सौंप रहे हैं ऐसे लोगों के हाथ में, तो कैसे चलेगा देश? आप खुद ही सोचिए कि अगर जिनको कानून का क नहीं आता है, कानून का मतलब नहीं पता है, उनको हमारे देश का संविधान के बारे में नहीं पता है, ऐसे लोगों के हाथ में अगर हम लोग हमारे देश का अगर भविष्य सौंप देते हैं तो वह देश को क्या कर सकता है? सोचिए, देश को बेच देगा किसी दूसरे देश के हाथों में। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि शिक्षित बनिए, शिक्षित ऐसे युवाओं के हाथ में हमारे देश का अस्तित्व को दीजिए जो कि हमारे देश को और बढ़ावा दे सके, देश को और ज़्यादा आगे बढ़ा सके। तो जैसा कि देखिए, कभी भी अगर हम लोग अगर ऐसा पढ़ रहे हैं, जातिवाद पढ़ रहे हैं, तो सबसे मेन एक कैरेक्टर हमारे नज़रों के सामने आता है, जिनका नाम है, पूरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनको अंबेडकर जी के नाम से जाना जाता है। पूरा देश उनको अंबेडकर नाम जी के नाम से जानते हैं, जो कि भारत देश के एक बहुत ही महान नेता थे, बहुत ही महान लीडर थे। आज तक मुझे नहीं लगता कि आज तक भारत देश में ऐसे लीडर अभी तक जन्म लिए होंगे। चलिए मैं उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत बातें बताता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो कि एक दलित समुदाय से बिलोंग करते थे, दलित समुदाय के थे, जो कि अभी हमारे समुदाय में दलित समुदाय के लोग अभी भी बहुत सारे, जिसको अभी भी हमारे समाज के लोग तुच्छ समझते थे, वही तुच्छ जाति के वे थे, जो कि महार जाति से थे। महार जाति एक बहुत ही निचले कास्ट होते हैं जो कि महार जाति से बिलोंग करते थे। कौन? हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनको भीमराव अम्बेडकर, जिनका पूरा नाम क्या बताएं हम? भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक जगह पर हुई थी।
वो इतने उनको तुच्छ समझाया जाता था, उनको शिक्षा नहीं दिया जाता था। उस समय इतना ज़्यादा ये कैस्टलिज्म चलता था, इतना ज़्यादा जातिवाद चलता था कि बेचारे भीमराव अंबेडकर जी को बाहर में बैठ करके पढ़ना पड़ता था। स्कूल में उनको अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, लेकिन उनके पढ़ने की जो इच्छा थी, उनकी जो प्रबल दृढ़ता थी, पढ़ने की जो इच्छा थी, उसके लिए वो बाहर में ही बैठ के पढ़ते थे, खिड़की से झाँक करके पढ़ते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर मुझे हमारे समाज से इस जातिवाद प्रथा को हटाना है तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप को शिक्षित बनाना होगा, क्योंकि अगर शिक्षित ही एकमात्र ऐसा शेरनी का दूध है, उन्होंने कहा था, जिसे पीकर गरीब से गरीब और हर एक व्यक्ति दहाड़ सकता है, एक ऐसा शेरनी का दूध होता है ये शिक्षा। इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, इसी प्रकार शिक्षा को प्राप्त किया। एक बार उसी प्रकार वो बाहर बैठ करके पढ़ रहे थे तो शिक्षक ने उन्हें अंदर बुलाया और बोला कि देखो भीमराव, तुम्हें मैं एक सवाल देता हूं बोर्ड में, तुम इसको सॉल्व करके दिखाओ, उसका तुम आंसर दो। तो जैसे ही भीमराव अंबेडकर जी बोर्ड के सामने गए, श्यामपट्ट के सामने गए, तो जितने भी बच्चे के बस्ते आगे में रखे हुए थे, टिफिन वगैरह, वो सारे बच्चे हड़कंप मच गए, सारे बैग बक्सा को लेकर के भागने लगे। क्यों पता है? कि भीमराव अंबेडकर जी के परछाई उस पर ना पड़ जाए। सोचिए, इतना जातिवाद फैला हुआ था कि उस समय लोग सोचते थे कि उनका परछाई तक उनमें नहीं पड़ना चाहिए, परछाई से लोग दूर भागते थे। इतना ज़्यादा अवहेलना, इतना ज़्यादा तुच्छ समझा जाता था, लेकिन फिर भी वे हार नहीं माने और अपने दृढ़ संकल्प के साथ पढ़ते गए। एक बार क्या हुआ, वे किसी कुएं में पानी पीने के लिए चले गए। बेचारा पानी पिया तो वहाँ के आदमियों ने उसे इतना पीटा कि उसे अधमरा अवस्था में घर जाना पड़ा। और क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको छू दिया था, उनका बाल्टी को, उनका कुएं में पानी भरना, पानी को पी लिया था, जिसके वजह से उनको इतना ज़्यादा तुच्छ समझा गया। लेकिन फिर भी वे हार नहीं माने, वे अपने निरंतर परिश्रम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। और फिर एक समय ऐसा आया कि वे जा करके यहाँ पर नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। और वहाँ पर पीएचडी का डिग्री हासिल करने के बाद भारत वापस लौटे और सबको दिखा दिया कि देखिए, शिक्षा एकमात्र ऐसा साधन है, एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे कि हम रूढ़िवादी प्रथाओं को, जिससे कि हम नेताओं का जो चापलूसी है, नेताओं का जो ये गलत, जो हमारे समाज में गलत जो बातचीत फैलाते हैं, उन सबको मिटाया जा सकता है। फिर उन्होंने, लेकिन फिर भी उनका पीछा जातिवाद ने नहीं छोड़ा। उनको जिस दफ्तर में नौकरी मिला, जिस दफ्तर में वो काम करने गए, वहां पर वहां के जो चपरासी थे, उनको कुछ भी फाइल वगैरह देना होता था तो फेंक करके देते थे। क्यों? क्योंकि उनसे दूरी बनाकर रखना, क्योंकि अभी भी उनके मन में ये घुसा हुआ था ख्याल, क्या कि ये दलित समुदाय के हैं, ये एक महार समुदाय जाति के हैं, ये एक तुच्छ है, हमारे समाज में इनका कोई स्थान नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने आप को इतना शिक्षित किया कि सोचिए, हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया। भारत के संविधान को लिखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर वे नहीं होते तो कसम भारत मां की, आज हमारा संविधान, आज जो हमारा कानून, जितने आजादी के साथ हम घूम पा रहे हैं हमारे समाज में, कभी नहीं घूम पाते। इसलिए भीमराव अंबेडकर जी को भगवान का दर्जा दिया गया है। बहुत सारे लोग उनको भगवान मानते हैं, मानना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्म करोड़ों सालों में एक ही बार होता है। ऐसे भीमराव अंबेडकर जी को मेरा सलाम है कि देश के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी आज हमारे नेता देखिए, उनका जितना कुछ किया करा सब पे पानी फेर दिया। क्या फायदा हुआ ऐसा कुछ करके? कुछ फायदा नहीं हुआ। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि शिक्षित बनिए, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा शेरनी का दूध है जिसे पीकर कोई भी इंसान दहाड़ सकता है। इसलिए अगर आपको दहाड़ना है, नेताओं का पोल खोलना है, नेताओं को भगाना है, तो आपको भी शिक्षा का दूध पीना होगा, शिक्षा जैसे शेरनी का दूध पीना होगा। चलिए, हर एक व्यक्ति आपको मैं बताता हूं कि उस समय किस प्रकार जातिवाद चलता था। आपको पता है, एक उस समय बहुत पुराने समय की बात है, एक मूलाकार टैक्स नाम का एक टैक्स चलता था उस समय औरतों में। औरतों के लिए एक मूलाकार टैक्स लगाया गया था, जिसको ब्रेस्ट टैक्स कहा जाता है। ब्रेस्ट मैंने पता है स्तन बोलते हैं जिसको, उसको टैक्स लगाया गया था, जिसमें औरतों को, जो दलित समुदाय की औरतें थे, उनको स्तन ढकने पर टैक्स दिया जाता था। अगर कोई स्तन ढकोगे, ढकना है, तो उसके लिए टैक्स भरना पड़ता था। जिसके लिए दलित समुदाय की औरतों को, महिलाओं को अपने स्तन को ऐसे ही खुला छोड़ना पड़ता था। कमर के ऊपर कपड़ा पहनना निषेध था। ऐसे बहुत सारे हमारे रूढ़िवादी प्रथाएं थी। मूलाकार टैक्स लगा हुआ था। सोचिए, उस समय औरतें क्या करती थी? मूलाकार टैक्स नहीं देने की वजह से अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपना ब्रेस्ट को, अपना जो स्तन होती थी उसको काट दिया करती थी, जिसके लिए उनको फिर मरना पड़ जाता था। सोचिए, ऐसे ऐसे हमारे देश में ऐसे ऐसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा औरतों को, समुदाय को, हमारे महिलाओं को, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और हमारे देश में इस तरह के टैक्स को, इस तरह के मूलाकार टैक्स को, इस तरह के रूढ़िवादी प्रथा को हटाया गया है। लेकिन आज भी हमारा देश पूरी तरह से इन सब से वंचित नहीं हुआ है, पूरी तरह से इससे नहीं पिछड़ा है। आज भी हमारे समाज में हमारे जो नेता है वो क्या करते हैं? लोगों को भड़काते हैं, जातिवाद के नाम पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके आपस में भड़का देते हैं, दंगा करवा देते हैं। क्यों? पता है, क्योंकि उनको वोट चाहिए। उनको सिर्फ एक ही उद्देश्य, एक ही मुद्दा है, सिर्फ वोट, वोट और वोट। उनको अगर वोट मिल गया तो दुनियादारी जाए भाड़ में, उसको कोई मतलब नहीं है। आपस में आप लड़ जाइए, काट जाइए, मर जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि
कि आपस में मत लड़िए। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हम सबको एक होना होगा। सशक्त भारत बनाना है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सबको एक होना होगा, क्योंकि भारत में जितने भी लोग रहते हैं सभी भारत के नागरिक हैं और हर कोई भारत देश के लिए जान देने के लिए तत्पर रहता है। तो इसलिए हम सबको एक होना होगा। इस नेता का जो चापलूसी में जो हम लोग आ जाते हैं, बार बार जातिवाद के नाम पे देश को लूटने देते हैं, इसको रोकना होगा। देखिए, सबसे पहले जब हमारे जो ऋग्वेदिक काल में भारत में 4 जो है वो कास्ट को जातिवाद हुआ था, जिससे सबसे पहले आता था ब्राह्मण, दूसरा होता था क्षत्रिय, तीसरा होता था वैश्य और चौथा आता था शूद्र जाति। तो शूद्र जाति जिसको अभी हम बोल रहे हैं हरिजन जिसको कहा जाता है, दलित समुदाय के लोग जो कि आज भी पिछड़े हुए हैं, उनको अपना हक नहीं मिलता है। आज भी देखिए, अगर लगता है आपको कि नहीं उनको हक मिल जाता है, तो आज एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपके लिए। अगर किसी अमीर के घर में कोई गरीब, कोई शूद्र जाति का अगर व्यक्ति कोई काम करता, महिला काम करती, तो उसके लिए देखना अलग देखिएगा आप, अलग गिलास रखा जाता है, अलग कटोरा रखा जाता है खाने के लिए। क्यों अलग रखा जाता है? क्या उनके शरीर में क्या खून नहीं बहता लाल रंग का? नहीं बहता है क्या? उनका शरीर क्या हाड़ मांस का नहीं बना हुआ है? लेकिन ऐसे समाज में हमारे जो नेता लोगों ने जो हमारे अंदर में ये ठूस ठूस के भर दिया है कि जातिवाद है, अब ये छोटे जात के हैं, ये शूद्र है, ये दलित है, ये हरिजन है, इसको दूर रखिए। यही कारण है कि आज हमारे भाई बहन हमसे इतने दूर चले जा रहे हैं और एक समय के बाद ऐसा हो जाएगा कि हम सभी भारत में ही अपने आप में बिछड़ जाएंगे और भारत में ही हमारे अंदर में बहुत सारे समुदाय आ जाएंगे और आपस में ही मारकाट करके हमारा भारत पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि शिक्षित बनिए, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हम इस प्रकार के जातिवाद को, इस प्रकार की रूढ़िवादी प्रथा को हटा सकते हैं। इसलिए शिक्षा को बहुत महत्व देना जरूरी है। शिक्षा को महत्व देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षित होगा तो ही देश आगे बढ़ेगा। शिक्षा का महत्व सिर्फ एक शिक्षित व्यक्ति ही समझ सकता है। हम जैसे पढ़े लिखे इंसान ही समझ सकते हैं, ना कि हमारे जैसे जो देश के नेता है, गंवार नेता, अंगूठा छाप नेता, जिनको संविधान के बारे में नहीं पता है, जिनको ये नहीं पता कि भारत देश आज़ाद कब हुआ, आज़ादी के पीछे क्या था, कितने लोगों ने अपने आप को बलिदान कर दिया। ऐसे लोगों के हाथ में अपने देश का भविष्य सौंपते हैं तो क्या लोग, आप खुद सोचिए और समझदार बनिए। पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। चलिए, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और फिर किसी नए विषय में आपसे चर्चा करूंगा मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।